नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंक का साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी पेपर 3 के वीडियोस बना रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। साथियों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 21 है, वो आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई कंट्रोल करे लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि बैंकिंग कंपनी एक्सटेंड करती हैं। उनके लोन्स एंड एडवांसेस को कंट्रोल करने की पावर आरबीआई को दी हुई है। सेक्शन 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो आरबीआई को पावर देता है कि वो बैंक्स को डायरेक्शन दे दे सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं टू प्रिवेंट एनी अफेयर ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी being conducted in a manner detrimental to the interest of depositor or in a manner prejudicial to the interest of banking company and to ensure better governance and control। तो आर 35A के तहत साथियों क्या है कि आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शन दे सकता है और एक्शन ले सकता है, किस लिए कि प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बैंकिंग कंपनीज जो हैं, वो बैंक जो हैं, कोई ऐसा काम ना करें जो कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, और जो नॉर्मल जो बैंकिंग बिजनेस है, जो गवर्नेंस और कंट्रोल है, उसको प्रमोट करें। सेक्शन 36 बीआर एक्ट का जो है वो आरबीआई को ये पावर देता है टू कॉशन और प्रोहिबिट एनी बैंकिंग कंपनी रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आरबीआई जो है कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या उस क्लास की ट्रांजेक्शन्स को कॉशन कर सकता है बैंक्स को, या प्रोहिबिट कर सकता है उस तरह की ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। पावर ऑफ आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू बैंक हैव टू बी एक्सरसाइज्ड विद बोनाफाइड इंटेंशन। अब जो भी आरबीआई को ये पावर्स दी गई हैं, चाहे वो 21 में हो, 35A में हो, या 36 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सारी जो पावर्स दी गई हैं, इनको आरबीआई को एक्सरसाइज करना है इन विद बोनाफाइड इंटेंशन। मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बैंक में एक्सेप्ट डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ करंट सेविंग और टर्म डिपॉजिट। तो डिपॉजिट बैंक जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हम देख रहे हैं, जिसमें करंट सेविंग या टर्म डिपॉजिट, तीन तरह के डिपॉजिट जो हैं बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ डिपॉजिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू द डिपॉजिट आर मैटर्स टू बी एग्रीड बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक्स अंडर टर्म्स ऑफ डिपॉजिट सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय आरबीआई इन दिस रिगार्ड। अब डिपॉजिट के केस में रेगुलेशन कैसे होता है? डिपॉजिट जो है बैंक या तो करंट अकाउंट होगा पर्सन का, या सेविंग अकाउंट होगा, या टर्म टर्म डिपॉजिट होगा, एफडी वगैरह होंगी। तो ये सब डिपॉजिट हो सकते हैं। अब डिपॉजिट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो किस तरह से डिसाइड होते हैं? उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो म्यूचुअली द पीरियड ऑफ द डिपॉजिट, कितने समय के लिए डिपॉजिट दिया गया है, और इंटरेस्ट जो उस पर लगेगा, ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो डिपॉजिटर और बैंक के बीच में होगी, या जो एग्रीमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। लेकिन इसमें आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं या डायरेक्शन जो हैं टाइम टू टाइम आते हैं, वो भी फॉलो किए जाने होंगे। RBI issues direction from time to time regulating rate of interest on deposit. Directions may either fix rate of interest or decide maximum and minimum limit। अब RBI समय समय पर रेट ऑफ जो है रेगुलेट करता रहता है, डायरेक्शन इशू करता रहता है रेगुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब या तो डायरेक्टली डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई की इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या है, आरबीआई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट एक डिसाइड कर देता है, उसके बीच में ही बैंक को अपने रेट्स जो हैं वो रखने होते हैं। आपने देखा होगा इंडिविजुअल बैंक्स जो हैं अपने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं, सेविंग अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो बैंक हैव टू सबमिट रिटर्न एवरी ईयर टू द रिजर्व बैंक सबमिटिंग डिटेल्स ऑफ ऑल अकाउंट विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड अपॉन फॉर 10 years। द रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड विद इन 30 days आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। तो जो भी अकाउंट जो बैंक के पास हैं जिनमें 10 साल से कोई ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, उन सभी अकाउंट की जो लिस्ट है या उनमें जो प्रोसीड्स हैं वो आरबीआई को भेजनी होती हैं। और जब भी कैलेंडर ईयर ख़त्म होगा, विद इन 30 days ऐसे अकाउंट की डिटेल्स जो है, रिटर्न्स जो है, वो आरबीआई को दी जाती हैं। अब नॉमिनेशन डिपॉजिट अकाउंट में कैसे किया जाता है? नॉमिनेशन जो डिपॉजिट अकाउंट में है वो कंट्रोल किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नॉमिनेशन डिपॉजिट अकाउंट में किस सेक्शन के तहत किया जाता है, तो 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
It enables depositor to nominate a person to whom, in event of his death, the amount of the deposit may be returned by the banking company. तो इसमें क्या है, डिपॉजिटर को ये सुविधा दी गई है, ये पावर दी गई है कि वो एक कोई पर्सन अपॉइंट कर दे जिसको उसकी मृत्यु के पश्चात उसमें जो भी पैसे हों उसके अकाउंट में, वो उनको बैंक जो है वो सारा पैसा उस नॉमिनी को दे दे। अगर नॉमिनी माइनर अपॉइंट किया जाता है तो डिपॉजिटर एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, कोई गार्जियन अपॉइंट कर सकता है माइनर के लिए, जो कि उसके बिहाफ पे वो पैसा रिसीव करे इन द इवेंट ऑफ अकाउंट होल्डर्स डेथ। सेफ कस्टडी और सेफ लॉकर में भी नॉमिनेशन किया जाता है। तो इसमें 45ZC और 45ZE बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये दिया हुआ है। और if a person leaves any article in safe custody or locker with a bank, he may nominate a person who will receive the article left in safe custody locker in the event of death of the person. यदि कोई व्यक्ति है जो लॉकर ऑपरेट करता है बैंक में, उसके कुछ सामान कुछ सेफ कस्टडी में रखा हुआ है, और अगर वो चाहे तो एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है जिसको उसकी मृत्यु के पश्चात वो पैसे, वो जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं वो उस पर्सन को हैंड ओवर की जाएंगी। और सेम केस है, अगर नॉमिनी माइनर होता है तो उस केस में एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है जो नॉमिनी के बिहाफ पे उन आर्टिकल्स को रिसीव करेगा। और लोन्स एंड एडवांस में जो कंट्रोल होता है आरबीआई का, लोन लैंडिंग जो है वो कोर बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी है। जो बैंक्स का जो कोर बिजनेस है वो लैंडिंग है। इट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऑन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बेसिस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब लैंडिंग क्या है साथियों, जैसे कि मेन काम है बैंक का, कोर बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं या फिर अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, और कई अलग अलग तरह के पर्पस के लिए हो सकते हैं। अंडर सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन to control advance by banking companies. Such direction are issued in interest of public depositors and banking policy. अब हमने पहले भी पढ़ा था साथियों कि सेक्शन 21 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये इसके तहत आरबीआई को ये पावर दी गई है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं पब्लिक के, डिपॉजिटर्स के और बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, ताकि वो बैंक के द्वारा जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकें। आरबीआई डायरेक्शन आर बाइंडिंग ऑन बैंक एंड मे बी ऑन द फॉलोइंग मैटर। अब आरबीआई के जो भी डायरेक्शन इस बारे में जाएंगे लोन्स एंड एडवांस के बारे में, वो बैंक के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, बैंक को उनको मानना ही होता है। और कई तरह के आदेश इसमें जारी किए जा सकते हैं, जैसे पर्पज़ ऑफ एडवांस, किस पर्पज़ के लिए बैंक लोन देंगे, किस पर्पज़ के लिए नहीं देंगे, ये आरबीआई बता सकता है। मार्जिन कितना रखना है लोन्स में, वो बता सकता है। मैक्सिमम फाइनेंस जो कि किसी इंडिविजुअल फर्म या कंपनी को दिया जा सकता है, वो आरबीआई डिसाइड कर सकता है। बैंक गारंटी कितनी इशू की जा सकती है मैक्सिमम, उसकी लिमिट डिफाइन की जा सकती है। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी रहेंगी, इसके बारे में भी आरबीआई गाइडलाइंस डायरेक्शन इशू कर सकता है। अब रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, द आरबीआई अंडर पावर्स फ्रॉम द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, उसके अंडर आरबीआई को पावर दी गई है कि आरबीआई हैज़ एंडेवर्ड टू इंश्योर दैट रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम इज़ एफिशिएंट। तो आरबीआई को पावर दी गई हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को, ताकि वो एफिशिएंटली काम करते रहें। अब इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें क्लियरिंग हाउस आते हैं, स्पीड क्लियरिंग, सीटीएस सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस NECS। तो ये सभी जो हैं ये सारे मिल के जो हैं वो पेमेंट सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, और इनको आरबीआई कंट्रोल करता है। और आरबीआई को कंट्रोल करने की पावर मिली हुई है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर। रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई जो है अमेंडमेंट एक्ट 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 45W, इसमें नया सेक्शन 45W ऐड किया गया था, जो एम्पावर करता है आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई टू डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव डायरेक्शंस। तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है इन दैट बिहाफ टू एजेंसीज डीलिंग इन सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइक नेचर। तो आरबीआई जो अमेंडमेंट एक्ट है 2006 सेक्शन 45W, उसका जो है वो एम्पावर करता है आरबीआई को कि आरबीआई डायरेक्शन इशू कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता है
किन के लिए? एजेंसीज जो हैं जो सिक्योरिटीज़ में डील कर रही हैं या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, फॉरेन एक्सचेंज में, डेरिवेटिव्स में या इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट में डील करती हैं, उन सभी को डायरेक्शन इशू कर सकता है। अब आते हैं साथियों बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम देखते हैं साथियों। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है? ये सेक्शन 35A में है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है, दी गई है और 1995 से साथियों ये शुरू हो गई है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज एन एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम फॉर बैंक कस्टमर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स। तो इसमें क्या है, जो भी कस्टमर हैं अगर वो बैंक की सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। तो जितने भी आरआरबीज़ हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो सभी जो हैं इस स्कीम में कवर हो किए जाते हैं। अब कितनी तरह की इसमें शिकायतें की जाती हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत तरह की शिकायतें हैं जो जा सकती हैं। नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक या पेमेंट ड्राफ्ट के कलेक्शन के केस की शिकायतें जा सकती हैं, या स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट अगर बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है वो शिकायत जा सकती है। डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज जो आती हैं फॉरेन प्रोसीड्स की, वो इनवर्ड अगर रेमिटेंसेज आती हैं उसको अगर टाइमली उसके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट ना हो तो उसकी शिकायत जा सकती है। नॉन एडरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर, 4 बजे तक का टाइम है अगर कैश जमा करने का, 3:30 बजे आप मना कर देते हो किसी का कैश लेने पे, वो शिकायत भी हो सकती है। फेलियर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी, तो कोई बैंकिंग फैसिलिटी है जो देनी है, अगर वो नहीं देते हो आप अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस को हटा के, तो उसकी शिकायत हो सकती है। प्रोमिस इन राइटिंग बाय बैंक और इट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, कोई अगर प्रॉमिस किया गया है राइटिंग में बैंक के द्वारा या बैंक के जो डीएसएज हैं उनके द्वारा, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तब भी शिकायत हो सकती है। नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड ऑफ पार्टीज अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ डिपोजिटर और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव इफ एप्लीकेबल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन एनी सेविंग करंट और अदर अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक। तो प्रोसीड जो है पार्टी के अकाउंट में टाइमली क्रेडिट नहीं हुई या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं उनको बैंक अगर फॉलो नहीं करता है, इनके डिपॉजिट्स के केस में, करंट अकाउंट में या बाकी सेविंग अकाउंट में या कोई और अकाउंट जो बैंक के साथ मेंटेन किया गया है, तो भी शिकायत ओम्बड्समैन को जा सकती है। एनआरआई शिकायत कर सकते हैं, उनके जो रेमिटेंसेज हैं अब्रॉड से उन्होंने भेजे हैं, अगर वो उसके बारे में कोई दिक्कत है, वो अगर टाइम क्रेडिट नहीं हुए हैं, डिपॉजिट या अदर बैंक रिलेटेड मैटर कोई और होता है तो एनआरआई भी ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। रिफ्यूज़ल टू ओपन बैंक डिपॉजिट अकाउंट विदाउट एनी वैलिड रीज़न, अगर आप बचत खाता किसी का खोलने से मना कर देते हैं बिना वैलिड रीज़न दिए तो भी आपकी शिकायत ओम्बड्समैन में की जा सकती है। लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, अब कोई कस्टमर के अकाउंट में कोई चार्ज आपने लगा दिया है और बिना कस्टमर को नोटिस दिए तो उसकी शिकायत भी हो सकती है। नॉन एडरेंस टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इन सभी से रिलेटेड जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है अगर उनको एडहेयर नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो ओम्बड्समैन वो पर्सन जा सकता है। डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन अगर टाइमली डिसबर्स नहीं करते हैं। फोर्स्ड क्लोजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विदाउट ड्यू नोटिस विदाउट सफिशिएंट रीज़न, किसी का अकाउंट आप ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं उसको नोटिस दिए बिना या उसको सफिशिएंट रीज़न दिए बिना, किसी का बचत खाता आप बंद कर देते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं, तो वो शिकायत कर सकता है। या फिर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है अपना खाता बंद कराने के लिए, वो आप नहीं करते हैं, यानी दोनों ही केसेस हैं, अगर आप बिना पूछे किसी का कर देते हैं, फोर्सफुली बंद कर देते हैं अकाउंट, वो भी शिकायत जाएगी। और अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, बंद करने की डायरेक्शन दिए हैं और आप बंद अकाउंट नहीं करते हैं, तब भी ओम्बड्समैन के पास वो पर्सन जा सकता है। नॉन एडरेंस टू द प्रोविज़न ऑफ कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर इश्यूज़, तो अगर आप जो है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के जो कोड्स हैं, अगर वो गाइडलाइंस जो हैं जो अगर फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपके ओम्बड्समैन के पास वो पर्सन जा सकता है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइन ऑन एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट बाय बैंक, जो रिकवरी एजेंट हैं बैंक के द्वारा जो रिकवरी करने जाते हैं, अगर उनके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तब भी वो पर्सन उसमें जा सकता है।
ओम्बड्समैन में जा सकता है। नॉन एडहेरेंस ऑफ रिजर्व बैंक गाइडलाइन और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़। अब बैंकिंग के अलावा जो बाकी एंसिलरी या सपोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, या कोई भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, अगर वो आप बिना प्रॉपर नॉलेज दिए अगर दे देते हैं कस्टमर को, या उससे रिलेटेड कोई ऐसा काम करते हैं जो कस्टमर के इंटरेस्ट में नहीं है, तब भी वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। अब इसके अलावा कुछ और कैटेगरी भी हैं, इनएफिशिएंसी डिफिशियंसी इन सर्विसेज भी हैं। जैसे कस्टमर कैन ऑल्सो लॉज अ कंप्लेन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड ऑफ डिफिशियंसी इन सर्विस विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स एंड एडवांसेस के केस में 3-4 पॉइंट हैं जिनमें शिकायत हो सकती है ओम्बड्समैन के पास। नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने जो बनाए हुए हैं या उनके बारे में जो डिसीजन पॉलिसी जो बनाई हुई है, वो उससे आप हटके काम करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। डिले इन सैंक्शन डिसबर्समेंट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन का अलग अलग अमाउंट के लिए टाइम पीरियड, एक डिस्पोजल टाइम दिया होता है। अगर उस प्रिस्क्राइब टाइम में अगर डिले करते हैं सैंक्शन में या डिसबर्समेंट में, तो फिर वो पर्सन जो है, कस्टमर बोरोवर जो है, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीज़न टू द एप्लीकेंट। आप कोई लोन की एप्लीकेशन आती है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिजेक्ट करते हैं बिना प्रॉपर रीज़न दिए, तब भी वो पर्सन ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। नॉन एडरेंस टू द प्रोविज़न ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर एज अडॉप्टेड बाई बैंक और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर एज द केस में भी। तो अगर जो फेयर प्रैक्टिस कोड है जो लेंडर्स के लिए, अगर वो फॉलो आप नहीं, ब्रांच में फॉलो नहीं होता है, बैंक द्वारा फॉलो नहीं होता है, तब भी शिकायत हो सकती है। नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी अदर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई एज मे बी स्पेसिफाइड बाई आरबीआई फॉर दिस पर्पज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इतने सब कैटेगरीज़ के बाद भी अगर कोई फर्दर कोई और डायरेक्शन भी आरबीआई का आ गया है, टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज़ आती हैं उनमें से कोई भी अगर डायरेक्शन है जो बैंक फॉलो नहीं करते हैं, तो कस्टमर के पास राइट होता है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत करने जा सकता है। लेकिन बैंक ओम्बड्समैन के पास शिकायत करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो वो पर्सन को फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो पहले वो है, ओम्बड्समैन के पास तभी जा सकता है जब वो पहले बैंक से रिक्वेस्ट करे उसको रिजॉल्व करने के लिए, बैंक को लेटर दे, और 30 दिन तक अगर बैंक उसकी क्वेरी सॉल्व ना करे, उसकी कंप्लेन ना सुने, या फिर बैंक जो उसको रिप्लाई दे उससे वो सेटिस्फाई ना हो, तब वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। 30 दिन से पहले ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। उससे पहले अगर जाता है तो उसका जो केस है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, ओम्बड्समैन नहीं सुनेगा। वंस वन कैन फाइल अ कंप्लेन विद द ओम्बड्समैन सिंपली बाई राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर और बाई एन ईमेल। तो प्लेन पेपर पे एक लेटर बना के, एक एप्लीकेशन दे के सिंपली एक कंप्लेन की जा सकती है, या फिर मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायत की जा सकती है। और बैंकिंग ओम्बड्समैन डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर फाइलिंग एंड रिजॉल्विंग कस्टमर्स कंप्लेन। और बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है कोई भी चार्ज नहीं लेता है जो कस्टमर की जो कंप्लेन है वो फाइल कराने के लिए, या उनकी कंप्लेन जो है रिजॉल्व करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं करता है। Any amount to be paid by the bank to the complainant by the way of compensation of for any loss suffered by complainant is limited to the amount arising directly out of the act or omission of the bank or 20 lakhs। साथियों, इसमें एक लिमिट फिक्स की गई है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन जो अगर पेनल्टी बैंक के ऊपर लगाता है, तो वो मैक्सिमम जो है या तो उस अमाउंट की होगी जितना कस्टमर को लॉस हुआ है, या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 20 लैक्स उसमें हो सकता है। 20 लैक्स से ज़्यादा का जो पेनल्टी जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंक के ऊपर नहीं लगा सकता। द बैंकिंग ओम्बड्समैन मे अवॉर्ड कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख टू द कंप्लेनेंट फॉर मेंटल एगनी और हरासमेंट। अब जहाँ पे मॉनेटरी लॉस अगर पर्सन को नहीं हुआ है, केवल उसको कुछ परेशानी हुई है, मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ है, ऐसे केसेस में जो ओम्बड्समैन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी बैंक के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। Person can file the appeal against the award or the decision of the banking ombudsman rejecting the complaint within 30 days of the date of receipt of award। अब वो पर्सन ने अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन कोई आता है उससे वो नाखुश है, चाहे बैंक नाखुश है या वो पर्सन नाखुश है जिसने अपील की थी, दोनों ही के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, ऊपर शिकायत कर सकते हैं। द अपीलेट अथॉरिटी में
if he or she is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days. अब नॉर्मली जो है अपील करने के लिए 30 दिन का टाइम होता है अपीलेट अथॉरिटी में, लेकिन अगर अपीलेट अथॉरिटी अगर मान लीजिए डिले हो जाता है और डिले में कोई ऐसा रीज़न है जिसको अपीलेट अथॉरिटी मान लेती है कि ठीक है कोई ऐसी कंडीशंस थी कि वो पर्सन 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाया, तो उसको फर्दर 30 डेज तक का ग्रेस पीरियड टाइम का छूट दी जा सकती है। अब रिजर्व फंड साथियों क्या होते हैं? हर एक बैंकिंग कंपनी जो भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है उनको रिजर्व फंड रखने होते हैं, रिजर्व फंड क्रिएट करना होता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। The reserve fund of banking company should be created out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account before any dividend is declared by bank। तो जो भी बैंक को जो प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड डिक्लेयर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले बैंक को उसमें से पैसा निकाल के रिजर्व फंड में रखना होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई may exempt a banking company from maintaining the reserve fund for such period as it specify in the order in writing। और कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अगर आरबीआई के साथ अगर आरबीआई की रिकमेंडेशन मानते हुए किसी कंपनी को या बैंकिंग कंपनी को छूट दे सकती है कुछ समय के लिए, जैसा कि मतलब इसमें रिजर्व फंड मेंटेन करने की ना करने की छूट दे सकती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसा कि उस ऑर्डर में मेंशन हो। मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व या जिसे हम CRR भी कहते हैं साथियों, कैश रिजर्व रेशियो, जितना अमाउंट जो रेशियो जो होता है जो रिजर्व में रखना होता है। टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री आरबीआई हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द मेंटेनेंस ऑफ CRR फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स SCBs विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग रेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 42(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के अंदर CRR का जिक्र है, इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है कैश रिजर्व के रूप में, और ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम CRR बैलेंस अप टू 95% ऑफ द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट रिजर्व। सभी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको मिनिमम CRR रखना होता है अप टू 95% ऑफ द एवरेज डेली रिक्वायर्ड रिजर्व फॉर अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट ऑन ऑल डेज ऑफ द फोर्टनाइट। The Reserve Bank does not pay any interest on CRR balances maintained by scheduled commercial bank। तो जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो हैं जो CRR मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ में कैश रिजर्व रखते हैं उन पे उनको कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से नहीं मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो सेक्शन 24 जो है ये SLR की बात कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। सेक्शन 42 और 24 आप ये दोनों को इंटरचेंज करके इस तरह से याद रख सकते हैं। 42 CRR के बारे में बात कर रहा है और 24 SLR के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लेकिन एक्ट दोनों अलग अलग हैं। जो 42 है वो आरबीआई एक्ट है, CRR की बात आरबीआई एक्ट में हुई है 42 में, और SLR की बात जो हुई है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हुई है सेक्शन 24 में। द आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब द मेंटेनेंस ऑफ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन स्पेसिफिक एसेट। तो आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है SLR मेंटेन करने को, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। द वैल्यू ऑफ सच एसेट shall not be less than such percentage not exceeding 40% of its total demand and time liabilities in India as on the last Friday of second preceding fortnight। तो ये 40% से कम नहीं होना चाहिए, should not be less than such परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितनी टोटल जो है डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ जो हैं उसकी, और ये कैलकुलेट होता है लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट के हिसाब से। और जो एवरी SCB शेड्यूल कमर्शियल बैंक शैल मेंटेन
कंटिन्यू टू मेंटेन इन इंडिया एसेट्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो, और जो SLR रखना है, लिक्विड रेशियो जो रखना है, लिक्विड एसेट्स जो रखने हैं वो किस फॉर्म में रखने हैं, कैश में रख सकते हैं, गोल्ड वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस, गोल्ड रख सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे नहीं निकाली जाएगी। और तीसरा है SLR सिक्योरिटीज़, कुछ सिक्योरिटी होती हैं जो काफ़ी लिक्विड होती हैं, उनके फॉर्म में भी ये अमाउंट जो है मेंटेन किया जा सकता है। इफ़ अ बैंकिंग कंपनी फेल्स टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ SLR, इट शैल बी लायबल to pay to RBI in respect of that default the penal interest for that day at the rate of 3% per annum above the bank rate on the shortfall। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई बैंक है, वो SLR मेंटेन नहीं करता है किसी एक दिन भी, तो उस दिन के लिए उसको बैंक रेट से 3% ऊपर, मान लीजिए बैंक अगर बैंक रेट 5% है तो 8% के हिसाब से उसको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। And if the default continue on the next succeeding working day, the penal interest may be increased to the rate of 5% above the बैंक रेट। और एक दिन अगर और हो जाता है तो फिर 5% तक और बढ़ाया जा सकता है इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए 5% अगर बैंकिंग रेट है तो 10% तक भी इंटरेस्ट RBI चार्ज कर सकता है बैंक से। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एक बार में हो सकता है चीज़ें क्लियर ना हो। साथियों, इस चैप्टर में और भी हमने जो लास्ट 2 वीडियोस देखे हैं, 2 चैप्टर देखे हैं, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो लीगल लैंग्वेज है, जो कि इतनी आसान नहीं होती है समझना। तो उसमें बेस्ट वे यही है कि उसको बार बार रिवाइज़ करें, 2-3 बार वीडियोज़ को देखें जब आपको समय मिले, और उनको वर्ड टू वर्ड रटने की कोशिश ना करें, उनको समझें। और उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं जो तो आपको याद रखने ही होंगे, जैसे जो अलग अलग सेक्शंस हैं, 42 RBI एक्ट CRR के लिए, 24 BR एक्ट के लिए, 24 सेक्शन जो है जो हमारा, जिसमें SLR की बारे में कहा गया है। तो इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इन सभी को तो कोई तरीका नहीं है, इनको आपको याद ही रखना है। और क्वेश्चंस इनमें से ज़रूर आते हैं साथियों। GIB एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन सभी चैप्टर्स से, डायरेक्टली भी आ जाते हैं कई बार कि सेक्शन उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, उसको बार बार जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगे, और कोई सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही हमारे जो बैंकर साथी जो GIB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।